कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, जनता दल यूनाइटेड जैसे गद्दारों पर कभी एतबार नहीं करना। मैं बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूं। बिल के मीडिया के भाइयों ने उनसे कोई सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। एक तो आपने संविधान का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करके एक काला कानून लाने का काम किया। उसके बाद लगातार ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे बिहार वासियों को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अमेंडमेंट के लिए अपना कोई ये नहीं दिया था किसी भी तरह का, बिहार में हो या दिल्ली में हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक साजिश के तहत हमको रोका गया जेपीसी मेंबर बनने से। जेपीसी का जो गठन हुआ, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से राष्ट्रीय जनता दल ने रात के अंधेरे में मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है ये बात हम आपको बता रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर के हालांकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर के पूरे दिन आज गहमा-गहमी रही। एक तरफ जहां आपने देखा कि अश्विनी चौबे ने एक बयान दे दिया और नीतीश कुमार को दिल्ली भेज करके उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर दी, तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के व्यवहार से भी इस बात को साफ साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कोई भेदभाव या कहा जाए मोह माया नहीं रह गया है। वो सीधी तरह से अब एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कई बार कहा भी है और उनके भाव भंगिमा से भी लगता है। ऐसे में वक्फ बिल के बाद जिस तरह से उन पर लगातार दबाव बन रहे थे, उससे भी नीतीश कुमार ने अपना देह झाड़ लिया है। नीतीश कुमार सीधे तौर पे कहना है कि हम लगातार मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और इसलिए इस बिल का हमने समर्थन किया है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को कहा भी जाता है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इससे संतुष्ट है कि नहीं है ये दिगर बात है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के इस व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से अपने आप को अलग कर लिए हैं, यानी तौबा कर लिया है। ऐसे में इसके पीछे की कहानी क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कारी सोहेब कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबियों में से एक हैं और मुस्लिमों में के नेता में एक बड़े चेहरा के रूप में सामने उभर करके आ रहे हैं। युवा भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं, बार बार अपनी बातों को रखते भी हैं और ख़ास करके इनके बारे में कहा जाता है कि भले ही ये मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में जा कर के भी इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन जिस तरह की बातों को रखा है कारी सोहेब ने, उसको आप सुनिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। इसके पीछे और कई तर्क हैं जो कि कहीं ना कहीं कारी सोहेब दे रहे हैं और कारी सोहेब के इस जो बयान है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से भूकंप आने वाला है। तेजस्वी ने नीतीश का मिजाज भांप लिया है और अब की बार उनसे फाइनली कटिस कर लिया है। अब आर पार की लड़ाई होगी और इसके पीछे जो मैसेज भेजा गया है, मैसेज दिया गया है, वो आप सुनिए कारी सोहेब की जुबानी। कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, जनता दल यूनाइटेड जैसे गद्दारों पर कभी एतबार नहीं करना। मैं बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूं। बिल के खिलाफ मेरी पार्टी पहले दिन से है, थी और रहेगी। नीतीश कुमार जी कभी सेकुलर नहीं रहे, वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े रहे। क्योंकि क्या आप अपने नेताओं को कहिए कि अपने जबान पर लगाम दे। कोई कहता है कि मौलवी मुल्ला को हम नहीं पहचानते, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई कहता है मियां साहब हमको वोट नहीं देता है। कोई कहता है मुसलमान यादव कुशवाहा वोट नहीं देता है। नीतीश कुमार ने कभी सेकुलर थे, न है, न रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने हमेशा कॉमनल एजेंडे का समर्थन किया। आपसे ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि आपने क्या काम किया। 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला पार्टी कार्यालय में बैठ करके, और हद तो ये हो गई कि जब हमारे मीडिया के भाइयों ने उनसे कोई सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। एक तो आपने संविधान का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करके एक काला कानून लाने का काम किया। उसके बाद लगातार ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे बिहार वासियों को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अमेंडमेंट के लिए अपना कोई ये नहीं दिया था किसी भी तरह का, बिहार में हो या दिल्ली में हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक साजिश के तहत हमको रोका गया जेपीसी मेंबर बनने से। जेपीसी का जो गठन हुआ, वो उस गठन में, मैं उसके बाकी तथ्य में नहीं जाना चाहता,
मैं शॉर्ट में आ रहा हूं। जेपीसी का जब गठन हुआ, उस गठन में जिसके पास 1 सदस्य थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, उनको भी डाला गया उस कमिटी में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास दोनों सदन मिला करके 9 सदस्य हमारे हैं, लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया गया जेपीसी का। ये जानकर नहीं बनाया गया क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या विचारधारा है। राष्ट्रीय जनता दल अगर जेपीसी में रहता तो शायद इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देता, और जेपीसी के मेंबर की हैसियत से पुरजोर तरीके से हम इस बात को रखते। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने दिल्ली में हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जेपीसी की कमेटी में जाकर के वहां शामिल हुए, और शामिल हो करके उन्होंने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। ये जिसका ये सबूत है, ये देख सकते हैं। ये हमारे मनोज झा जी गए थे वहां, उन्होंने अपने सारी चीजों को उन्होंने रखा, जो हमारी पार्टी को जिन जिन बिंदु पर आपत्ति थी उन सारे बिंदुओं को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। और यही नहीं, पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ रात के अंधेरे में, मनोज झा जी ने किस मजबूती से हमारी पार्टी के पक्ष को रखा है, वो देश ने देखा है, समाज ने देखा है। मुझे बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पटना में जब जेपीसी की मीटिंग हुई तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं, कारी सोहेब एमएलसी पार्टी की तरफ से मैं यहां शामिल हुआ और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से रखा। जिसका एक तो ये देख लीजिए, मेरा जेपीसी में ये नाम था, मैंने दिया ये कारी सोहेब, ये मेरा नाम है, जो जेपीसी में मैंने आवेदन दिया था मेरी पार्टी ने कि हमारे तरफ से एक मेंबर जाना चाहते हैं, तो पार्टी उस जेपीसी ने बुलाया और मैं उसमें शामिल हुआ। मेरा नाम इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने पूरा तकरीबन इतनी मोटी पूरी ये एक तरह से ये पूरा है जिसको मैंने जमा किया था, सारी चीजें इसमें कि किस तरह से आर्टिकल 26 का वायलेशन करके किस तरह से इस कानून को पास किया गया है, 26 का वायलेशन करके सारे चीजों को डाला गया है, किस तरह से सारी चीजों को मैंने रखा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पार्टी का लेटर पैड था और इन चीजों को मैंने जेपीसी में वहां पेश किया था। सारे बिंदु यहां मौजूद है, एक एक करके आप इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब बताइए मुझे कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ भी बोल रहे हो तो कम से कम अमित शाह जी, मोदी जी की तरह बोलो, इतना हल्का झूठ क्यों बोलते हो? अब आप बताइए मुझे कि इन लोगों ने जो कहा कि मैंने ये चीज दिया और मानी गई बात, वो लेटर दिखाए जदयू कि आपने कब दिया, किसको दिया और माना गया, तो उसका जवाब आपके पास कब आया कि हमने आप इन चीजों को मान लिया है। आप देखिए कि पूरे देश के सभी विपक्षी दल और जिनकी जमीन है, स्टेक होल्डर, पूरे देश के सभी स्टेक होल्डर जो है इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ थे, लेकिन जबरदस्ती थोपा गया। मैं जेपीसी में की मीटिंग में मौजूद था, मैंने अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखा। यही नहीं, जेपीसी की मीटिंग में जाने से पहले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मुझे 3 बार फोन किया कि पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखिएगा, और मैंने रखा। आप जाके पूछ सकते हैं सभी सदस्य से वहां। बल्कि उस जेपीसी की मीटिंग में जदयू का कोई नुमाइंदा, जेपीसी के जो मेंबर हैं वो भी वहां मौजूद नहीं थे, जदयू का कोई नहीं मौजूद था, जो मेंबर है वो भी भागे हुए थे, और ये लोग बात कर रहे हैं लंबी लंबी। मैंने अपनी बातों को मजबूती से रखा, बल्कि आप पता कर सकते हैं उस मीटिंग में जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने रखा, और यही वजह है कि काफी हंगामा भी हो गया था। कई माननीय सदस्य खड़े होकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में खड़े भी हुए और काफी हंगामा हुआ। वहां मीडिया के लोग या जो भी लोग बाहर रहे होंगे उनको पता है, और फिर बाहर निकल करके मैंने मीडिया को भी बयान दिया था। तो इस तरह से ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं आज समझा कि आपको बुला के मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल में जेपीसी में जाकर के पूरी मजबूती से दिल्ली में मनोज झा जी ने, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बिहार में मैंने जाकर के मजबूती से सारी चीजों को रखा था, और इस बिल के खिलाफ मेरी पार्टी पहले दिन से है, थी और रहेगी। अब आ जाइए आप ये समझिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने वक्फ, ये जो है जो एक आया है इनका कि वो वक्फ बाय यूजर में मान लिया गया है। कहां मान लिया गया बात? ये तो और खतरनाक बना दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
वक्फ बाय यूजर में इन्होंने कहा कि जिस पर विवाद होगा वो कोर्ट में जाएंगे, उस पर वक्फ बाय यूजर लागू नहीं होता है। अब बताइए कि तकरीबन बिहार में कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 45 से 50 हजार कब्रिस्तान हैं, जिसमें से मात्र 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। उसमें 9,000 में से भी सिर्फ 862 कब्रिस्तान ही रजिस्टर हो सके हैं। 113 साल में आपने सिर्फ 862 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड किया है, जबकि सारे लोग, समाज के लोग, अधिकारी लोग, सब लोग इतना बड़े पैमाने पर लगे तब। अब बताइए कि ये 6 महीने में या साल भर में जो इनका कब्रिस्तान घेराबंदी हो चुका है, क्या वो रजिस्टर्ड हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरी बात कि इनका और खतरनाक, वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक पहले से इसलिए हो गया कि जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर उस कब्रिस्तान के किसी एक कोने में, एक हिस्से में भी अगर विवाद है तो वो मेरे हाथ से गई। इसलिए गई कि भाई मुजरिम भी हम ही और कातिल भी हम ही, मुंसिफ भी और कातिल भी दोनों, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि पूरे देश में वक्फ की जो जमीन है उसका सबसे ज्यादा इंक्रोच जो है वो सरकार ने किया हुआ है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो अब बताइए कि उसका फैसला जो गवर्नमेंट इंक्रोच किए हुई है, जिस पर विवाद है, जिस पर केस चल रहा है, उस इंक्रोच को कौन हटाएगा? डीएम या डीएम के ऊपर के अधिकारी निर्णय करेंगे। अब वो खुद कब्जा किए हुए हैं और वो खुद कहेंगे कि हमने गलत कब्जा किया, वो मैं छोड़ रहा हूं। इतने सालों से जो सरकार उसको नहीं छोड़ा सकी, उसका इंसाफ नहीं दे सकी, उसका फैसला नहीं दे सकी, ट्रिब्यूनल को आपने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये झूठ है, ये आईवॉश किया जा रहा है कि हमने इस कानून को बदलवा दिया और ये किया और वो किया, बल्कि वक्फ बाय यूजर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब ये कहते हैं बार बार कि हमने दंगा रुकवा दिया। मैं जो दंगा को आपने बढ़ाया है, 2018 में बिहार में कुल सांप्रदायिक घटनाएं 167 थी, जो पूरे देश का 33% है। पूरे देश में जितना दंगा हुआ उसका 33% अकेला बिहार में हुआ। 2019 में 135 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जो पूरे देश का 31% है। 2020 में बिहार में कुल सांप्रदायिक हिंसा घटनाएं 117 थी, जो देश भर की सांप्रदायिक हिंसा का 14% है। 2021 में बिहार में कुल सांप्रदायिक हिंसा के मामले 51 थे, जो देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 13% है। 2022 में कुल सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 60 थे, जो देश भर के जितने हुए उसमें 22% है। कहने का मतलब यह है कि देश को पूरी तरह से आग की भट्टी में झोंका जा रहा है। ये एक हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। सब लोग समझ रहे हैं। जो भी आदमी संविधान पर थोड़ा भी भरोसा करता है वो इस बिल के खिलाफ है। ये बिल पूरी तरह से काला कानून है और इसको राष्ट्रीय जनता दल किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। पार्टी के नेता ये कह रहे थे, एक एमएलसी साहब हैं, वो कह रहे थे कि अमित शाह जी ने समझा दिया है। अरे आपको अमित शाह पर भरोसा है, लेकिन अपने उलमाओं पर, अपने संगठन पर, अपने अंतरात्मा पर आपको भरोसा नहीं है। तो इन्हीं बातों के लिए मैं मुख्य तौर पर आपको मैंने बुलाया था। और एक अहम बात, ये जो बिल आने के बाद एक साइड इफेक्ट शुरू हो गया। यूपी में तो जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। पूरे देश के वक्फ संपत्ति पर जब भी हमला होगा इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। नीतीश कुमार जी कभी सेकुलर नहीं रहे, वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े रहे, क्योंकि 2014 से पहले इस तरह का कोई बिल आया नहीं था। लेकिन जब एक विशेष समुदाय को टारगेट करने वाला बिल जब भी आया, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक बिल का मामला हो जो हमारे मजहबी मामले में दखलंदाजी की गई, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो, जबरदस्त तरीके से इन्होंने उसका समर्थन किया। उस बिल को पास होने में आप किस बात के सेकुलरिज्म की बात करते हैं? बिहार के लोग ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने इन बिलों का समर्थन क्यों किया? और हद तो जब हो गई जब हमारे मस्जिद, मदरसे, खानकाहों पर और हमारे इदारों पर हमला करने वाला बिल आया तो आपने उसका खुल के समर्थन ही नहीं किया।
बल्कि उसकी दलील में आपने मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इसलिए इसको कभी माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने कभी सेकुलर थे, न हैं, न रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने हमेशा कॉमनल एजेंडे का समर्थन किया। आपसे यह सवाल नहीं किया जा रहा है कि आपने क्या काम किया, नहीं किया। काम तो होता है, होता रहा है। और काम जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, राबड़ी जी ने किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी का हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसको शुरुआत की थी। इसी तरह से चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड के जो कब्जा की हुई जमीन है, उस पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जितने भी डक बंगला हो या अगल बगल जो भी जो वक्फ की संपत्ति है, उस पर जो लोग कब्जा किए हुए हैं उनको छोड़ाना होगा, उन कब्जे से आजाद कराना होगा। तो आप देखिए मोतिहारी में, ये आप देख सकते हैं, पकड़िए, ये देखिए, ये मोतिहारी में किस तरह से एक वक्फ की जमीन को कब्जा करने के लिए अपराधी लोग पहुंचे। 2 तारीख को बिल पास होता है और 4 तारीख को अपराधी लोग मोतिहारी में उस वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। ये 4 अप्रैल को बड़ा बरियारपुर में दबंगों द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करने के मंसूबे के साथ जब ये लोग उतरे, तो वक्फ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मुबीन अहमद और नूर मोहम्मद वक्फ स्टेट के मुतवल्ली की सूझबूझ की वजह से सारे लोग वहां जमा हुए, भारी तादाद में जमा हुए और पुलिस बल आई। अफसोस की बात यह है कि सीओ और थाने आए वहां पर लोगों के कहने पर, लेकिन उन अपराधियों को यह कह के छोड़ दिया गया कि आइंदा आप ऐसा काम नहीं करेंगे। किसी मर्डरर को कहा जाएगा कि तुमको कोई सजा नहीं दे रहे हैं, आइंदा तुम मर्डर नहीं करोगे, तो वो मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। तो यकीनन खुली छूट दी गई। या होना तो यह चाहिए था कि उसको फौरन जेल में बंद करना चाहिए था, उस पर कड़े से कड़े मुकदमे होने चाहिए थे। लेकिन इस तरह के बिल आने के बाद अब को तो मुकदमा भी नहीं कर पाएगा। हम अपने बाप दादा को दफनाने जाएंगे, कोई भी आदमी एक ढेला मार देगा और जाके डीएम को, कमिश्नर को कह देगा कि भाई ये जमीन विवादित है, ये मेरे दादा की थी या सरकारी है, हो गया, नहीं आप दफना सकते हैं। अब उस पर फैसला करना है, अब वो डीएम फैसला करेंगे या डीएम के ऊपर के अधिकारी फैसला करे, कोई करे, सरकार फैसला करेगी। जब सरकार फैसला करेगी, जाहिर सी बात है क्या हालत है देश के, किस तरह से पक्षपात किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और किस तरह से आप जबरदस्ती 2 आदमी को घुसा रहे हो। और हाँ, बार बार ये पसमानदा की बात करते हैं। बताइए, क्या कभी कोई बता सकता है कि वक्फ का जो एक्ट है, उस एक्ट में कहीं भी लिखा हो कि इसमें पसमानदा नहीं हो सकते हैं मेंबर, कहीं लिखा हो कि ये महिला नहीं हो सकती है? ये सरासर झूठ और लोगों को वरगलाने की बात है। बहुत सारे पसमानदा सदस्य हैं इसी बिहार में, कहकशा परवीन पसमानदा भी हैं और वो महिला भी हैं, वो भी सदस्य हैं। पूरे देश भर में 4-5 स्टेट में जो महिला है वो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है। कश्मीर चले जाइए, उत्तराखंड, कई जगह, और उसके मेंबर भी पसमानदा भी हैं। हर समाज के, हर वर्ग के लोग हैं और हमेशा रहते आए हैं। मुतवल्ली लोग हैं, उसमें सब तरह के लोग हैं। वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनती है, जिला में औकाफ की जो कमेटी बनती है, उसमें भी सब समाज के लोग हैं। तो ये सीधा सीधी ये लोगों को वरगलाने की बात हो रही है। अगर आप पसमानदाओं के लिए इतने ही चिंतित हैं तो आप घोषणा कीजिए कि बिहार में जो है हम 50 पसमानदा को टिकट देंगे। आप घोषणा कीजिए कि जो सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पसमानदाओं की या मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है, तो हम उन दोनों रिपोर्ट का लागू करेंगे। नहीं कर सकते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं और बगलाने का काम करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या आप अपने नेताओं को कहिए कि अपने जबान पर लगाम दे। कोई कहता है कि मौलवी मुल्ला को हम नहीं पहचानते, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई कहता है मियां साहब हमको वोट नहीं देता है। कोई कहता है मुसलमान यादव कुशवाहा वोट नहीं देता है, हम उसका काम नहीं करेंगे। तो जरा होश में रह के बोला करें। मैं इन्हीं बातों के लिए मैं आपके सामने आया था, और बाकी हमारे शक्ति भाई हैं या ये लोग बोलेंगे, और आपका कोई सवाल होगा तो मैं लूंगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।